हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद आता है। नाम है इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली देखिए, हाइड्रोजन एटम होता क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे छोटा एटम कहलाता है हाइड्रोजन। सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, उसके बाद एक ऑर्बिट होगा, उसके बाद उसी में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है आपका। सेकंड ऑर्बिट होगा वो खाली होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा वो खाली होगा, फोर्थ फिफ्थ इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, खाली होंगे। बस हाइड्रोजन में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है, कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है। अच्छा, अब ये तो हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको ये बताएगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के उसके इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से भेज देते हो, कहाँ पे? हायर ऑर्बिट पे, जो एक तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अभी दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो एनर्जी को लूज करेगा, जब वो एनर्जी को लूज करता है तो वो कहाँ गिरेगा? वो कहाँ गिरेगा? जैसे मैंने बोला कि ये मेरा ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ। मेरा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके फोर्थ ऑर्बिट में सपोज गिर गया, पहुंच गया, ठीक है, अब्सॉर्ब करके। अब उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एनर्जी को लूज करना है। तो एनर्जी लूज करेगा तो कहां गिरेगा? वो थर्ड में गिरेगा, सेकंड में गिरेगा या फर्स्ट में गिरेगा? क्या ये सेकंड और या थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट के बीच में घूमेगा? नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है या लूज करता है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में गिरते, सॉरी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिरते हैं, उसके बीच में नहीं रिवॉल्व करेंगे। इसे कहते हैं लेवल ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ एनर्जी। देखिए बेटा जी, क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसके अंदर 6 साइंटिस्ट और आए हैं जिन्होंने इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को बताया है, ठीक है। नाम थे लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड और लास्ट है आपका हम्फ्रे। हम्फ्रे आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि नीट और जेई में वो आता है। क्लियर है? देखिए पहले क्या बता रखा है बेटा। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is an important piece of evidence to show the quantized electronic structure of an atom। ठीक है, क्वांटाइज मतलब उसकी जो एनर्जी का लेवल होगा वो क्वांटाइज होगा, उसकी हर एनर्जी के लेवल की एक फिक्स एनर्जी है। क्लियर? ठीक है। द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल डिसोशिएट एज सून एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू ए गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 को अगर हम तोड़ें, डिसोशिएट करें, क्या डाल के? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाल के, तो वो किस में कन्वर्ट जाएगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर या हाइड्रोजन एटम के अंदर कन्वर्ट जाएगा और वो गैसियस स्टेट में होगा। क्लियर? उसके बाद इट रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जब वो हायर ऑर्बिट में पहुंच गया एनर्जी अब्सॉर्ब करके, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा, तो इनिशिएट बाय द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंप्राइजेस रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियस है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। अब एनर्जी चेंज होती है तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है ना? ठीक, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ऑब्वियस है उसका वेवलेंथ भी चेंज होगा। क्लियर? ठीक है। दीज सीरीज ऑफ रेडिएशन आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैम। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान सुनो। सपोज मेरा बेटा ये हाइड्रोजन एटम है, यहां लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन एटम, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये एटीसी करके इन्फिनाइट, ये nth ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवंथ। क्लियर है? ठीक। सपोज मैं, ये हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां पे होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन करोड़ों सालों से इसी में घूमे जा रहा है, तो इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होगी
अब मैं क्या कहता हूं, इस पे थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कराता हूं, तो ये कहां जाएगा, सेकंड में। थोड़ी और कराता हूं तो थर्ड में, थोड़ी और करा दूंगा, ऐसे ही कराते रहूंगा तो बढ़ता रहेगा। लेकिन जब ये पहुंच जाएगा आपका, ऐसी एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा और ये पहुंच जाएगा कहां पे, इन्फिनाइट या फिर nth ऑर्बिट पे। कहां पे, इन्फिनाइट या फिर nth ऑर्बिट पे, ठीक है, nth ऑर्बिट पे चला गया। इसके बाद जब ये एनर्जी को लूज करेगा, तो अगर एनर्जी लूज करने के बाद अगर ये कहां गिरा, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये एक साइंटिस्ट ने बताया, उसका नाम था लाइमन, कि अगर कोई भी हाइड्रोजन का एटम एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो एनर्जी किस लाइट की है, अल्ट्रावायलेट रे की। किसकी, अल्ट्रावायलेट रे की। तो वो इलेक्ट्रॉन भागेगा सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, वो डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो गिरेगा, एनर्जी लूज करेगा, एमिट करेगा एनर्जी, तो वो कहां गिरेगा, हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट पे। ये किसने बताया, लाइमन ने। किसने बताया, लाइमन ने। एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी अल्ट्रावायलेट, इन्फिनाइट पे चला गया, इन्फिनाइट से इन्फिनाइट या इन्फिनाइट +1 पे, इन्फिनाइट +2 पे, या इन्फिनाइट -1 पे, -2 पे, कहीं भी गया, 8, 6 कहीं भी गया। लेकिन जब वो एनर्जी को लूज करेगा तो कहां गिरेगा, हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट पे। किसने बोला, ये लाइमन ने। और एनर्जी या फिर रेडिएशन कौन सा एब्जॉर्ब कर रखा था उसने, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला कि भाई अब मैं हाइड्रोजन एटम को अल्ट्रावायलेट रे नहीं, विजिबल जो ट्यूबलाइट की एनर्जी होती है, लाइट होती है, ये वाली उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कराई उसके अंदर। और वो इलेक्ट्रॉन सेम, थोड़ी सी अगर लाइट एब्जॉर्ब करी उसने तो सेकंड पे, थर्ड पे, और ज्यादा करते करते इन्फिनाइट पे। लेकिन जब वो गिरा तो वो फर्स्ट में नहीं गिरा, वो कहां गिरा, सेकंड ऑर्बिट पे। तो ये किसने दिया, बाल्मर सीरीज। किसने, बाल्मर सीरीज। किसने, बाल्मर ने। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए, पास्चन ने इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कराया हाइड्रोजन एटम के अंदर। उसका इलेक्ट्रॉन फिर से एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला गया। लेकिन जब वो गिरा, कहीं भी गया था, लेकिन जब वो गिरा तो कौन से में गिरा, थर्ड में। किसमें, थर्ड में। ऐसे ही और 3 साइंटिस्ट आए, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री, ठीक है। तो यहां पे वही डायग्राम पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये मेरा बेटा जी हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया मेरा, ये प्लस है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स को मैंने लाइन में ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 8 हो गए। और इस पे जितने भी होंगे इसके ऊपर भी होंगे, इन्फिनाइट होंगे। क्लियर है, ठीक है। यहां लिख देता हूं भाई, यहां लिख देता हूं। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, 6, 7 और ये 8, ऐसे ही सो ऑन चलते रहेंगे ऊपर, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले थे लाइमन ने हाइड्रोजन एटम में कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कराया, अल्ट्रावायलेट को। और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन चला गया दूर तक। लेकिन जब वो गिरा, वो सपोज कहते हैं 8th ऑर्बिट में चला गया था, लेकिन 8th के बाद जब वो गिरा तो कौन सा ऑर्बिट में गिरा भाई, फर्स्ट में। अगर 8th में गया था तो भी फर्स्ट में गिरा, 7th में गया था तो भी वो फर्स्ट में, 6th में गया था तो भी वो फर्स्ट में, 5th में जाता तो भी वो फर्स्ट में। कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी थी बेटा इसने, थर्ड में भी, सेकंड से भी, ठीक है। कहीं भी एनर्जी, चाहे वो 9th में गया हो, 10th में गया, लेकिन जब वो ड्रॉप करा, एमिट करा उसने एनर्जी, तो कौन सा ऑर्बिट में गया, फर्स्ट ऑर्बिट में। कौन सी सीरीज है बेटा ये, लाइमन की। किसकी है, लाइमन सीरीज। क्या है बेटा ये, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये है लाइमन, LYMAN, लाइमन, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बाल्मर। क्या नाम था, बाल्मर ने जो लाइट एब्जॉर्ब कराई वो कौन सी एब्जॉर्ब कराई, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट। तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इन्फिनाइट पे चला गया, इन्फिनाइट या कहीं भी चला गया, 9th, 8, 10, इन्फिनाइट कहीं भी। लेकिन जब वो एनर्जी एमिट करता है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है आपका, सेकंड ऑर्बिट में। कहां बेटा जी, सेकंड ऑर्बिट में। कहां पे, सेकंड ऑर्बिट में। इसकी पूरी टेबल बना दूंगा अभी मैं, कहीं से भी, कहां पे, सेकंड पे, ठीक है। दूसरे कौन से थे, बाल्मर। कौन से थे, बाल्मर। पहले थे लाइमन, दूसरे थे बाल्मर। तीसरे आए आपके पास्चन। उन्होंने हाइड्रोजन एटम में कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कराया, इंफ्रारेड को। इलेक्ट्रॉन चला गया इन्फिनाइट पे, लेकिन जब उसने एनर्जी एमिट करी तो कौन से पे गया, थर्ड ऑर्बिट पे। कौन से पे, थर्ड ऑर्बिट पे, थर्ड पे, थर्ड पे, थर्ड पे। क्या नाम था, पास्चन।
क्लियर है? इसमें यूवी थी, इसमें विजिबल, इसमें आपकी कौन सी है? इंफ्रारेड। फोर्थ जो साइंटिस्ट आए वो थे आपके ब्रैकेट। आप बोलोगे कि इसमें कौन सी भाई लाइट यूज करी गई, तो इसमें भी फोर्थ वाले ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड रे ही यूज करी गई थी। बस ये है, देखो इंफ्रारेड, आप बोलोगे कि भाई इसमें भी इंफ्रारेड हुई और जो ब्रैकेट है उसके अंदर भी इंफ्रारेड यूज हुई। तो इंफ्रारेड ऐसा नहीं है कि इंफ्रारेड की एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। सपोज कहता हूं एक रेंज है 100 से, सपोज कहता हूं 100 से 200 के बीच में, इस 100 से 200 के बीच में जो भी लाइट आएगी वो कौन सी कहलाएगी? इंफ्रारेड। तो सपोज कहता हूं जो पास्चन वाली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी थी वो 100 वाली थी और जो ब्रैकेट ने एब्जॉर्ब करी थी वो 120 वाली थी। समझ गए? मतलब है उसी रेंज की लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा। तो इसने भी कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा था? इंफ्रारेड को, और वो चला गया इंफ्रारेड लेके, लेकिन जब वो गिरा तो कौन से पे गिरा? फोर्थ पे। कौन से पे? फोर्थ पे। कौन से पे बेटा? फोर्थ पे। नाम क्या था इनका? ब्रैकेट। क्या नाम था? ब्रैकेट। ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद आए आपके पी फंड। पी फंड ने इससे ज्यादा इसने ली इंफ्रारेड की, इससे ज्यादा किसने ली? आपकी पी फंड ने, वो भी इंफ्रारेड ही थी। ऐसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर पे चला गया, लेकिन जब उसने लूज किया तो कौन से पे गया? फिफ्थ ऑर्बिट पे। कहां पे? फिफ्थ ऑर्बिट पे। फिफ्थ पे। फिफ्थ पे। क्लियर है? पी फंड। क्या नाम था? पी फंड। क्लियर है? फिर आया आपके लास्ट, नाम है उनका हम्फ्रे। उन्होंने भी इंफ्रारेड रे को एब्जॉर्ब कराया, लेकिन जब वो गिरा इलेक्ट्रॉन, वो कौन से पे गिरा? सिक्स्थ ऑर्बिट पे। कहां पे? सिक्स्थ ऑर्बिट पे। सिक्स्थ ऑर्बिट पे। ये थे हम्फ्रे। क्या था? हम्फ्रे। हम्फ्रे। कौन थे? हम्फ्रे। क्लियर है? क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम था लाइमन। इन्फिनाइट से कहां पे गिर रहा है? फर्स्ट पे। बाल्मर कहां गिर रहा है? सेकंड पे। पास्चन थर्ड पे, ब्रैकेट 4 पे, पी फंड 5 पे एंड हम्फ्रे 6 पे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए पहले बेटा। यहां पे रेडिएशन के नाम भी लिख देता हूं बेटा। अभी वैसे टेबल में बना ही दूंगा सारा टेबल, पूरी इसकी प्रॉपर टेबल बनाऊंगा, बहुत प्यारी सी टेबल। ठीक है? इसमें थी अल्ट्रावायलेट, इसमें थी विजिबल, इसमें थी IR, इसमें थी IR, इसमें भी कौन सी थी? IR, और इसमें भी कौन सी थी? IR। क्लियर है? इन सब में IR, लेकिन इन IR की में जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा थोड़ा सा। क्लियर है? ठीक, जल्दी नोट करिए बेटा इसको। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है? जल्दी फास्ट। डन? देखिए ये है इसका पूरा प्यारा सा डायग्राम, देख लीजिए ये इस तरीके से। ठीक है? ये यहां पे क्या है बेटा? ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस। ठीक है? ये पहली शेल है लाइमन की। कहीं भी था, कहीं पे, यहां पे इसने 4 से दिखा रखा है, लेकिन कहीं से भी गिरेगा वो कहां पे गिरेगा? हमेशा 1 पे। बाल्मर का सेकंड पे, पास्चन का थर्ड पे, ब्रैकेट का, पी फंड का एक और है हम्फ्रे, जो मैंने आपको लिखवा दिया है। क्लियर है? देख लीजिए बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है ना? और ये और हाइयर से गिर सकता है, और हाइयर से। ठीक है? और हाइयर जा सकता है। क्लियर है? ठीक है? ठीक है, अब इसका हम टेबल बनाते हैं एक प्यारा सा। देखिए टेबल कुछ इस तरीके का है बेटा जी। इसका पहले ये साइंटिस्ट या सीरीज के नाम है, ये सीरीज है। ठीक है ना? सीरीज। ठीक है? साइंटिस्ट या फिर सीरीज। कौन सी सीरीज है बेटा? लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्रे। ठीक है? अच्छा, इसमें लाइमन में कौन सी लाइट यूज हो रही थी बेटा? यूवी। इसमें विजिबल टेबल बनानी है बेटा। फिर IR, 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 फिर IR। ठीक है? इन सब में लास्ट के 4 में IR। अच्छा, लाइमन का जो इलेक्ट्रॉन बेटा, लाइमन का जो इलेक्ट्रॉन गिरा था वो कहां पे गिर रहा है? फर्स्ट में, तो N1 होगा उसका 1। ठीक है? और बाल्मर का सेकंड में, इसका थर्ड में, इसका फोर्थ में, इसका फिफ्थ में, इसका सिक्स्थ में। अच्छा, लाइमन का गिर तो 1 में रहा था, लेकिन कहां से गिर रहा था भाई? सेकंड से गिर सकता था, थर्ड से, फोर्थ से, 5 से, 6, 7, इन्फिनाइट या N से। तो N2 की वैल्यू क्या होगी इसकी? 2 इन्फिनाइट। समझ आया?
बाल्मर का इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा था? थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में, फाइव से, कहीं से भी, लेकिन वो सेकंड में। तो इसका होगा सेकंड से ऊपर वाला, थर्ड, फोर, फाइव, इन्फिनाइट। पास्टल का कहां से गिरा था? फोर्थ से, फाइव से, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, इन्फिनाइट। ठीक है, 4, 5, 6, 7, इन्फिनाइट। क्लियर? अच्छा, ब्रैकेट का 5 से गिर रहा था 4 में, 6 से गिर रहा था 4 में, 7 से गिर रहा था, या फिर इन्फिनाइट से। ठीक है ना, 5, 6, 7, इन्फिनाइट। पी फंड का 6 से 5 में, 7 से 5 में, 8 से 5 में, इन्फिनाइट से 5 में। 6 हम्फ्रे कहां से गिरा था बेटा? 7 से 5, 6 में, 8 से, 9 से, 10 से। तो ये इसकी पूरी की पूरी टेबल है, ये इसकी टेबल है बेटा पूरी। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। डन। देखिए यहां पे मैं आपको एक नया फॉर्मूला लिखवा दूंगा। जैसे आपने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी आप एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका आप रेडियस निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वो लोअर से हायर में जा रहा है तो उसके बीच का गैप निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वो एनर्जी लूज कर रहा है तो लोअर में आ रहा है तो भी गैप निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब आप निकाल सकते हो एनर्जी का डिफरेंस, या फिर एनर्जी निकाल सकते हो, या फिर आप रेडियस निकाल सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से सपोज फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में घूम के गिर रहा है एनर्जी लूज करके, एमिट करके, तो वो कैसे मूव करेगा? वो डायरेक्ट गिर जाएगा कि वेव की फॉर्म में आएगा? वो वेव की फॉर्म में आके गिरेगा। वेव की फॉर्म में आएगा तो ऑब्वियसली क्या निकलेगा? वेव लेंथ। क्या निकलेगा? वेव लेंथ। तो उसका फॉर्मूला हमें यहां पे देखना है। ठीक है, मैं पहले टेबल बना देता हूं उसकी भी, तीनों फॉर्मूले लिखता हूं एक साथ ही बेटा। देखो एनर्जी का क्या था, यहां लिख देता हूं पूरे तीनों फॉर्मूले लिख लेना आप। एनर्जी का क्या था? En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और ये z स्क्वायर। क्लियर है बेटा जी? यही था, है ना? ठीक है, अब अगर मुझे डिस्टेंस रेडियस निकालना था तो फॉर्मूला क्या था? Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, n का स्क्वायर, z, और ये किस में आ गया बाबूजी? मीटर। क्लियर है? परफेक्ट है। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू बेटा यहां देखो RH कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, z स्क्वायर, और ये किस में निकलता है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इनवर्स में। किसमें निकलता है? सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर है? इस फॉर्मूले को लिखो। फिर यहां पे आपको लिखाता हूं RH क्या होता है। जल्दी इस वाले फॉर्मूले को देखना है बेटा आप, ये वाले फॉर्मूले को यूज होगा ये। जल्दी देखिए यहां पे जो ये RH है, RH को हम कहते हैं, इसी के नीचे लिखना बेटा, RH को कहते हैं, RH जो है हमारा, इसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109.677 सेंटीमीटर इनवर्स, RH की वैल्यू। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान से सुनना बेटा, देखो एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव या पॉजिटिव निकल सकती है। एनर्जी नेगेटिव है मतलब एमिशन हो रहा है, एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो निकालेंगे वो वेवलेंथ होगी। ठीक है, और वेवलेंथ जो होती है वो तो लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी।
तो अगर यहाँ पे बेटा देखो, इस कंडीशन में आपको N1 और N2 को ध्यान से देखना है। N1 और N2 रेडबर्ग वाले केस में N2 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा N1 से, ठीक है। N2 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा N1 से। अगर आपने N1 को बड़ा ले लिया तो यहाँ पे लैम्डा जो होगा नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आएगा मतलब ये गलत है, तो लेंथ तो नेगेटिव होती ही नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि N1 इज ऑलवेज लेसर देन N2, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन का हो, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर जल्दी से। डन, ठीक। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आपको पता है कि 1 बाय टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर होता है। यहाँ पे ये 1 बाय लैम्डा है तो इसको मैं वेव नंबर के इक्वल लिख सकता हूँ, वेव नंबर के, हाँ कह सकता हूँ ना। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है कभी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से होंगे, याद रखिएगा। जब भी आप लैम्डा निकालेंगे ट्रांजिशन के लिए तो N2 हमेशा आपको बड़ा लेना है N1 से। N2 हमेशा क्या लेना है, बड़ा लेना है, ठीक है ना। जो बड़ा वाला होगा वो N2 होगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है बेटा। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ, ठीक है। जूल में निकालना है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, पहले से फिफ्थ पे गया। फिर बोला गया है आपको क्या निकालना है बेटा, आपको लैम्डा भी निकालना है, ठीक है। when the electron return to the ground state, ground state कौन सी होगी, फर्स्ट। ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। अच्छा, आपको बोला गया है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको दे रखी है, लेकिन ये किसमें दे रखी है, अर्ज में, ठीक है, अर्ज में। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अर्ज जो होता है, 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्जेस होते हैं, ठीक है। तो हम सीधा जूल वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, इसका क्या ही करना है, हमें जूल वाला फॉर्मूला तो पता ही है पहले से, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेटा जी कुछ इस तरीके का हुआ, ध्यान सुनना। ये इलेक्ट्रॉन मेरा था, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इलेक्ट्रॉन कहां से गया, फिफ्थ से ना, फर्स्ट से फिफ्थ में ना बेटा। ये मेरा पहला था इसमें, अब ये मूव कर गया फिफ्थ में, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एब्जॉर्प्शन हो गया, ये E1 हो गया, ये हो गया E5, है ना। तो चेंज कैसे निकाल दूंगा बेटा जी, डेल्टा E इज इक्वल टू E5 माइनस E1, ठीक है, ठीक है। कॉमन आपको पता ही है कि, और हाइड्रोजन एटम तो Z इज इक्वल टू 1 होगा, तो माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1 अपॉन ये 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी एनर्जी, निकाल लो बेटा। ये 25 हो जाएगा और ये माइनस 24 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। करो जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई, और ये जूल में आ जाएगा बेटा जी, किसमें, जूल पर एटम, जूल पर एटम। जल्दी, माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ तो बताओ। 2.0928 ना बेटा, जूल पर एटम। तो ये आपकी सबसे पहले क्या निकल गई, आपकी निकल गई एनर्जी, और किसके अंदर, जूल के अंदर एनर्जी निकल गई। अब निकालना है आपको क्या, अब आपको निकालना है कि भाई वेवलेंथ बतानी है कि इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न आया, 5वें पहुंच गया था, अब कहां पे आया, फिर ग्राउंड में आ गया, तो उसकी आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो भाई आपका यहाँ पे n और n वेवलेंथ के केस में, एक है 5 एक है 1, एक 5 डाल देते हैं, एक डाल देते हैं 1। अब बताओ इसमें n1 n2 कौन सा होगा, ये हो गया n2 क्योंकि ग्रेटर है, ये हो गया n1। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, और z की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, 1। क्लियर है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं हम, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा। देखो बेटा, देखो पहले देखो तो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये हो गया z स्क्वायर, और ये किस में निकलेगा, सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि 1/λ है ना। ठीक है, RH को नहीं खोल रहा अभी, ठीक है, RH को RH रहने दो। 125 सही है बेटा, ठीक है बेटा जी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम ले लूं, RH ये 24 हो गया ऊपर, नीचे क्या हो गया 25, नहीं आया समझ, ठीक है। अच्छा, और ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 1/λ के, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनो, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर दूं पूरा, तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/RH इंटू 25 इंटू, ये किस में निकलेगा आप, सेंटीमीटर, परफेक्ट है, ठीक है। देखो 1/RH की वैल्यू होती है, सॉरी RH की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है, ठीक है। अब भाई RH की वैल्यू अगर मुझे याद है तो मैं 1/RH की भी याद रखूंगा, क्योंकि हमेशा मुझे लैम्डा निकालने के लिए RH को रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, तो मैं हमेशा RH की वैल्यू के साथ साथ 1/RH की वैल्यू भी याद रखता हूं। तो 1/RH की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/RH की वैल्यू, इसको ऐसे लिख दो ना, 109677, तो ये हो जाता है 9.12 इंटू 10 की पावर -6, याद रखोगे, 1/RH की वैल्यू भी याद रखो बेटा डायरेक्ट, क्योंकि लैम्डा निकालोगे जब रिडबर्ग का तो 1/RH आपको लेना ही पड़ेगा हमेशा, तो आपको कहां उसे फिर डिवाइड करते रहोगे, सीधा याद रखो 9.12 10 की पावर -6, ठीक है। यहां पे डालते हैं वैल्यू, देखो आप कितने प्यार से आ जाएगी, 1 लैम्डा इज इक्वल टू 9.12 इंटू 10 की पावर -6, 25, और नीचे करो फटाक से, आगे लैम्डा खत्म, सही है, इजी है ना। और किस में आएगा, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। फास्ट बताओ बेटा जी क्या आ रहा है, 9.5 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, खत्म, ये आ गया लैम्डा आपका, हो गया, कितना प्यारा था। जल्दी फास्ट नोट करिए बेटा, फास्ट फास्ट जल्दी, इजी है ना, समझ गया ना क्या चल रहा है। अभी इसमें आया नहीं बाल्मर पास्चन, अभी आएगा, देखो बाल्मर पास्चन, हो गया। तो बेटा जी आप देखिए, ये है आपका आंसर आ गया, ये आपका एक्सरसाइज का 2.18 क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का 2.18 क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज का 2.18 था, ठीक है ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ये एक्सरसाइज का 2.33 है, एक्सरसाइज का ये क्या क्या रखा, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन, n इज इक्वल टू चौथे से कहा गया दूसरे पे, ठीक है। और यहां पे है हीलियम का स्पेक्ट्रम, मतलब कह रहा है कि दो यहां पे एटम को कंपेयर कर रहा है, दो एटम को, ठीक है। एक है आपके पास हाइड्रोजन का, एक है आपके पास हीलियम प्लस का। आपसे बोला गया है कि भाई हाइड्रोजन का जो एटम है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ, लेकिन वो पता नहीं है पहले कहां था, अब कहां गया नहीं पता हमें, ठीक है, वही पता करना है हमें, ठीक है। लेकिन ये बोला गया कि जो ट्रांसफर हुआ, ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, उसमें एक वेवलेंथ आई, और वो वेवलेंथ बराबर है किसके, हीलियम प्लस के एटम के, जिसमें ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का चौथे से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है ना। दोनों हाइड्रोजन का हमें ट्रांजिशन नहीं पता कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले कहां था अब कहां गया, हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन ये पता है कि जो उसकी उसमें वेवलेंथ जनरेट हुई वो वेवलेंथ बराबर है किसके, हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए, जब उसका ट्रांजिशन कहां से कहां गया, दूसरे पे गया, ठीक है। तो बहुत इजी है बेटा, दोनों के अंदर हम यहां पे वेवलेंथ को इक्वेट कर देंगे। देखिए दोनों को अलग अलग केस में लेते हैं। सपोज कहते हैं भाई ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n1 से ले कहां गया, n2 गया, ठीक है। ऐसे क्या देते हैं हमें पता नहीं है, n1 n2 मान लेते हैं, फॉर्मूले में जनरेट हो ही जाता है वो, 1/λ इज इक्वल टू RH रिडबर्ग 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा Z, ठीक है बेटा जी, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा यूज कर रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा किसका, ये हाइड्रोजन का, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं हीलियम आयन का, हीलियम प्लस का। इसमें बोला गया है भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, फोर्थ से जा रहा है आपका, फोर्थ से जा रहा है कहां पे, सेकंड पे, ठीक है। तो अब वेवलेंथ की बात हो रही है, तो जैसे मैंने बताया वेवलेंथ आपकी तभी पॉजिटिव आएगी जब आपका n2 हमेशा बड़ा होगा किससे, n1 से। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, परफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है,
क्लियर है बेटा? ठीक है, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी? समझ आ रहा ना हाइड्रोजन के लिए? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 बाय हीलियम प्लस इज इक्वल टू RH 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? परफेक्ट है, ये स्क्वायर है बेटा। ठीक है, और z का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर। सही है ना बेटा? क्लियर है? अच्छा, लैम्डा, ये लैम्डा h और लैम्डा h ही बराबर है तो ऑब्वियसली उसके रेसिप्रोकल भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो देखिए बेटा, अगर लैम्डा h और लैम्डा HE प्लस बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा h इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा HE का प्लस भी बराबर होगा। ठीक है, फिर यहां पे इंप्लाइज दे दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इसका क्या है बेटा? RH इज इक्वल टू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। परफेक्ट है बेटा? और ये Z क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है? RH, इसके। ठीक है ना? ठीक है, अब यहां पे जो ये है आपका, ये 4 हो जाएगा, ये 16, ये 4 हो जाएगा, 4 को अंदर डाल दूंगा तो हो जाएगा 4/4 माइनस 4/16। क्लियर है? यहां पे RH कट गया। ठीक है, इसको 1 को अंदर घुसा दूं तो वही बचेगा ये। अब देखो, ये हो जाएगा आपका इंप्लाइज लेके 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या कट जाएगा? ये तो 1 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, मतलब ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4। डाउट है? तो ये अभी तक इक्वेशन आ गई है आपके पास, ये इक्वेशन आ गई है बेटा। देखो ये वाली इक्वेशन, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो ये एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा बेटा, इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर आप इसको कंपैरिजन बेसिस पे लो तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो कोई सॉल्व नहीं कर पाता उसको। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 अलग अलग इक्वेशन होनी चाहिए, उसमें 2 सेम वेरिएबल होंगे तभी वो इक्वेशन सॉल्व होगी। ये एक ही इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है, एक N1 है, एक N2 है, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। बस एक ही रास्ता है, वो है कंपैरिजन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कंपैरिजन का सिस्टम तो बना हुआ है। अब देखिए जरा, ये है 1, यहाँ भी 1, माइनस माइनस 1 1, नीचे देखिए N1 का स्क्वायर है, ये N2 का, इसको भी स्क्वायर स्क्वायर बना देता हूं। देखिए 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बगल वाली चीज 1 माइनस 1 तो यहां भी है, क्या मैं इसको 1 स्क्वायर बना सकता हूं? हाँ, इसको 1 का स्क्वायर बना देता हूं और इसको क्या बना देता हूं? 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां लिख दीजिए ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को N1 क्या हो गया, N2 क्या हो गया, मतलब हाइड्रोजन का जो ट्रांजिशन हो रहा था वो 1 से 2 पे हो रहा था या फिर 2 से 1 पे हो रहा था। समझ गए? ये ट्रांजिशन है इसका, लेकिन हो गया, ये ट्रांजिशन है किसका? हाइड्रोजन का। क्लियर है? ये आपका है कौन सा? 2.33। जल्दी नोट करिए इसको। ये आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहां पे खत्म हो गया। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।